और एक बात बताऊं, तो धनु लग्न के लोगों पे कभी संदेह ना करना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धनु, कर्क, कन्या, मीन, कुंभ, इन लोगों के दिमाग और दिल साफ होते हैं। मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर, ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिस पे भरोसा करने से पहले एक बार जरूर संदेह कर लेना। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज शनिवार, और उपस्थित हूं पिछली जन्म कुंडली के लग्न, नवमांश और दशमांश को लेकर के। आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह जरूर दे दीजिएगा, लेकिन थोड़े धैर्य के साथ। और मैं किसी चीज़ से प्रभावित होकर के कुंडलियाँ नहीं लेता जी, ना 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 ना। वो तो मैं देख लेता हूँ कि किसने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है और कैसे उसके कमेंट कितने भावुक हैं। कन्या राशि है मेरी और धनु लग्न का हूँ मैं, तो दिल से रिश्ते निभाना मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पेशेवर संबंध मैं नहीं बनाता। आप लोगों को ऐसे कई कार्यक्रम यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता। आपके पास दिल से आना चाहता हूं और दिल खोल करके आपका स्वागत करना चाहता हूं। अब निश्चित रूप से आप समझिए कि अगर 600, 500, 550 कमेंट आ रहे हैं तो 10 लोगों की कुंडली चुनूंगा तो 590 तो छूटेंगे। तो 590 छूटेंगे तो निश्चित रूप से इसमें लोगों का धैर्य जवाब देता है। लेकिन मैं इतनी सी गुजारिश तो ज़रूर कर सकता हूँ कि थोड़े से मेरे साथ ही खड़ा रहिए, दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। किसी चीज़ से प्रभावित होकर के मैं कुंडलियाँ नहीं लेता कि मतलब किसी लिंग के आधार पर या क्षेत्र विशेष या कानपुर वालों की कुंडलियाँ ज़्यादा लेता हूँ तो मध्य प्रदेश वालों पे मेहरबान होता हूँ, तो ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी, और ना मैं उन चीज़ों पर विचार करता हूँ। आइए, कल के कार्यक्रम में मैंने इस लग्न चार्ट का विश्लेषण कर दिया था। अब एक एक करके मैं ग्रहों को नवमांश और दशमांश में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको आपकी कुंडली में अगर देखता हूँ तो सूर्य भाग्य के अधिपति बने, लाभ में बैठे। भाग्येश का संबंध किसके साथ हो रहा है? सप्तम और दशम के अधिपति के साथ, अष्टम भाव के अधिपति के साथ भी जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब एक एक चीज़ अच्छे से समझा दूँ तो आप गौर से समझिएगा। अष्टम के अधिपति लाभ में, भाग्य के अधिपति लाभ में, सप्तम और दशम के अधिपति दोनों लाभ में गए हैं, सब लाभ में गए हैं, ये ठीक होता है। दूसरी स्थिति, इस कुंडली के लिए शनि यहाँ बैठे हैं और ये व्यक्ति के लिए ये इशारा करते हैं कि व्यक्ति बैलेंस बना करके रखे। यहाँ पे मंगल बैठे हैं अपनी राशि के होकर के। ये स्थितियाँ ये दिखाती हैं कि व्यक्ति मांगलिक है और उससे धन खर्च करने में आनंद आता है। धन अच्छे जगहों पे ही जाता है, विपरीत और अव्यवस्थित नहीं जाता है। लेकिन फिर भी धन को रोकने की आवश्यकता है। वो पापग्रह की राशि बन रही है और गुरु धन भाव में ही नीच के हो रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के लग्नेश हैं। बात समझ में आ गई? ये यहां से केतु की स्थिति मैंने बताई थी कि धन कमाने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। राहु की बारे में मैंने चर्चा करी थी। ये धर्म की राशि है, सूर्य धर्म के और धार्मिक तत्व के ग्रह होते हैं, इस वजह से वो व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे। राहु की दृष्टि शुक्र पे है। अपने पुरुषार्थ का और पौरुषत्व का संरक्षण करना जरूरी होता है और अपने स्थिति को हमेशा आकलित करने की आवश्यकता है। शुक्र लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को भोगी बनाते हैं, क्योंकि वो राहु से दृष्ट हो रहे हैं, वो राहु उनको देख रहे हैं। बात समझ में आई? ये बात क्लियर है। इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी लग्नेश के नीच होने की आवश्यकता, और वो है कमजोर। लेकिन बीच में बिजली कट गई थी, इसलिए कट लेना पड़ा है। यहाँ गुरु नीच के हो रहे थे। लग्न का अधिपति नीच का होगा तो व्यक्तित्व को जितना विशाल बनाना चाहिए उतना नहीं बनाते। गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र में है, ये अच्छी बात है। चंद्रमा से मंगल द्वितीय जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये अच्छा देता है धन वगैरह के मामले में, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति और दशम के अधिपति लाभ में जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। भाग्येश के साथ उनका संबंध बन रहा है ना, यानी कि केंद्र और त्रिकोण, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। यहाँ पे भी पराक्रम का अधिपति सुख में जा रहा है, ये ठीक होता है। लेकिन आपको बैलेंस बना करके रखना चाहिए, कभी भी अपने सारे बैलेंस खत्म नहीं करने चाहिए और हमेशा अपने पास बजट बना करके ही काम करना चाहिए। शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में नुकसान संभव है।
यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन लालच की स्थिति है, क्योंकि अष्टमेश लालच देता है। मंगल की दृष्टि यहाँ है, बिल्कुल भी नहीं। सूर्य चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं, बचा करके रखें। अगर पैसे लगाना भी चाहते हैं तो किसी दूसरे को, एजेंट को जरूर ही, ब्रोकर को, शेयर ब्रोकर जो हैं उनके साथ जाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब नौमांस पे आता हूँ। नौमांस देखने का मतलब होता है कि आपकी कुंडली में अब उसको जब भी देखना है तो पत्नी से जोड़ करके देखना है, ये अकेले नहीं। यहाँ पे आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि के थे नीच के, उनका नीचत्व भंग शनि कर रहे थे। अब यहाँ पे सूर्य को देखिए, वो धन भाव के अधिपति होते हैं और जा करके बैठे हैं अष्टम भाव में, शत्रुग्रही हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखता हूँ तो गुरु की दृष्टि भी है, यानी कि धन भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि, धन भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ के अधिपति शनि अष्टमेश जो है वो सप्तम में जा रहे हैं, और चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली का लग्नेश है। अब जरा गौर करिएगा तो नौमांस कुंडली में अष्टम के अधिपति लग्न में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं, और वो अपनी राशि के हैं चंद्रमा के साथ, यानी कि व्यक्ति की पत्नी जो मिलेंगी वो कहीं ना कहीं मन से परेशान मिलेंगी, ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य नीचे जा रहे हैं अष्टम में, व्यक्ति को मानसिक रूप से और व्यक्ति की पत्नी को मानसिक रूप से कभी कभी झेलना पड़ता है, स्थितियां ऐसी बनती हैं, ये बात गौर करिएगा। क्योंकि गुरु भी 12 में है शत्रु का होकर के, वो व्यक्ति को कई बार उसके जीवन में जब चीज़ें विपरीत की परिस्थितियां लाती हैं तो व्यक्ति अपना धैर्य खो बैठता है। इस वजह से अपने आप को और अपनी पत्नी को इस बारे में हमेशा ट्रेंड करके रखिएगा कि विपरीत स्थितियों में आपके साथ रहे, आपसे दूर ना जाए। शुक्र अपने दिग्बली भाव को देख रहे हैं और उनकी अपनी राशि भी है ये, इस वजह से धन, मान, सुख, संपत्ति, वाहन, भूमि, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों का नुकसान कहीं से भी नहीं है। कारण क्योंकि गुरु भी 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के सुख भाव को देख रहे हैं। शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का देखना, गुरु जैसे शुभ ग्रह का देखना, और ये कर्क लग्न की कुंडली बनती है। रोगेश अपने भाव को दे रहे हैं, देख रहे हैं। व्यक्ति ज्ञान के बदौलत और अपने स्थितियों को अध्ययन के बदौलत रख के अपनी परिस्थितियों से विजय को प्राप्त करता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, यश और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को लेकर के व्यक्ति चलने वाला होता है, और व्यक्ति की पत्नी भी पेट की रोगी हो सकती है, ये बात बनती है। क्योंकि अष्टमेश भी सप्तम में जा रहा है। मंगल मीन का होकर के बैठा है, ये स्वास्थ्य को कभी कभी परेशान करता है। व्यक्ति की पत्नी धार्मिक मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि धर्म भाव में ही मंगल मित्र की राशि का बैठा है, और धर्म भाव के अधिपति गुरु कहीं ना कहीं 5वीं दृष्टि से सुख को, 7वीं दृष्टि से अपनी राशि को, और 9वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। गुरु और सूर्य का संबंध अगर कहीं से भी हो जाए कुंडली में तो ये अच्छी होती है बात। और वो व्यक्ति को, अगर सूर्य की स्थिति दशा में रही और गुरु भी साथ में चल दिए तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को वो हटाने वाले और सकारात्मक बदलाव करने वाले होते हैं। नौमांस कुंडली में सुख भाव अच्छा बन रहा है, सप्तम भाव भी ठीक बन रहा है, क्योंकि लग्नेश खुद बैठे हैं, लेकिन लग्नेश को मकर की राशि सूट नहीं करती है, और शनि और चंद्रमा कहीं ना कहीं विष तो बनाएंगे ना, ये बात तो पक्की है। क्योंकि यहाँ पे वो सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं। मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में जा रही है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान भी करेगी, और सूर्य को वैसे भी शनि की राशियाँ शूट नहीं करती हैं, ये बात दिखती है। मंगल की 4थी दृष्टि जन्म कुंडली में 1, 2, 3, 4 गुरु पे जा रही है, ये भी ठीक है। व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण का रखने वाला पत्नी ढूंढ लेना चाहिए। उसे विवाह करने से पहले उसे जरूर पूछ लेना चाहिए, माता पिता का आदर, सम्मान, सत्कार करते हो या नहीं, ये बात पक्की है। राहु की दृष्टि अगर देखता हूं तो राहु यहां बैठे हैं वृश्चिक के होकर के, वृश्चिक के राहु, और वहां पे देखिए दृष्टि किसकी है, बुध और केतु की। यहां पे संतान भाव ये भी बनता है, ये अपनी राशि का हो रहा है। नीच के सूर्य, बुध और चंद्रमा की स्थितियां ठीक होंगी, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूल जा रही हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, और बुध और केतु कहीं ना कहीं प्रताड़ित करेंगे इस भाव को। तो दाम्पत्य को संभाल के रखना होगा। संतान उत्पत्ति से पहले गर्भाधान संस्कार का जरूर ही पालन कर लेना चाहिए, गर्भाधान के नियमों का जरूर ही रक्षण कर लेना चाहिए, ये बात यहां से बनती है। अब दशमांश पे लेके आता हूं। दशमांश मीन का बनता है, और यहां पे मीन राशि कहां बन रही है, सुख भाव में। यहां की वास्तव में जो सुख की राशि है वो दशमांश के लग्न में बन रही है। और गौर करिए कितनी अच्छी और बेहतरीन बात है कि लग्न का अधिपति लग्न में ही बैठा है।
हालांकि वो लग्न कुंडली में नीच का था, नवांश कुंडली में भी शत्रु का जा रहा है, यहां भी वो लग्न में आ रहे हैं, यानी कि कर्म के लिए वो गुरु सिद्ध हो रहे हैं। और एक बात बताऊं तो इनकी कुंडली में D4 चार्ट हो, D16 चार्ट हो, D10 चार्ट हो, हर जगह गुरु की स्थिति अच्छी ही देखी जा रही है। व्यक्ति धार्मिक है, शांत है, मन से काम करने वाला है, हृदय का स्वच्छ होगा, ये चीजें दिख रही हैं। अब जरा गौर करिए तो लग्न का अधिपति लग्न में, यानी कि दशमांश कुंडली को एक श्रेष्ठता मिल रही है, जो दिशा और जो पर्यावरण मिलना चाहिए वो मिला। दूसरी बात, अगर और गौर करता हूं तो राहु और मंगल यहां अपने राशि के मंगल राहु के साथ बैठे हैं। धन के कमजोर और व्यक्ति के कैरियर में कहीं ना कहीं धन के से जो पैसे आ रहे हैं उसको रोकने में तकलीफ होगी। कारण क्योंकि सूर्य यहां बैठे हैं 12 में, वो ठीक नहीं होता है। व्यक्तित्व का क्षय और जितना मेहनत करना चाहिए कर्म में, उसके करने के बाद व्यक्ति को क्रेडिट थोड़ा कम मिलेगा। कारण क्योंकि शनि की देखिए दृष्टि, शनि की 7, 8, 9 और 10 लग्न पे है और वो गुरु की राशि है। तो शनि की दृष्टि जब कहीं ना कहीं अगर व्यक्तित्व पे पड़ेगी और लग्न पे पड़ेगी तो व्यक्ति के प्रभाव को कम करने वाली हो जाएगी। डिग्रेडेशन में व्यक्ति चला जाता है और व्यक्ति, अब देखिए बात बताता हूं ऐसा क्यों है। व्यक्तित्व का कारण कौन बनता है? सूर्य। वो कहीं ना कहीं बाहर गए हैं, यहां भी वो नीच के हो रहे हैं, यहां भी वो रोग के हो रहे हैं। तो व्यक्ति को जितना मिलना चाहिए करने के बाद वो कम मिला ना, कम मिला, क्योंकि यहां भी तो लग्न के अधिपति नीच के थे ना, तो मेहनत ज्यादा करना है। और सुख भाव में तो शनि बैठे हैं, वैसे भी यहां भी गुरु जो है वो शनि से केंद्र में जा रहे हैं, गुरु अपनी राशि के हो रहे हैं। गुरु यहां भी कमजोर थे, यहां पे अगर देखता हूं तो यहां भी कमजोर दिख रहे थे थोड़े से, और यहां भी अगर देखता हूं तो वो गुरु आपकी कुंडली में ठीक हो रहे हैं। मतलब व्यक्तित्व तो कर्म में ठीक होगा, लेकिन क्रेडिट जो मिलना चाहिए वो थोड़ा कमजोर हो रहा है। राहु मंगल, किसी को टोकने की आवश्यकता नहीं है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। कलीग वगैरह से ज़्यादा संबंध विकसित हों तो उसको संभालने का और बैलेंस करने का काम करिएगा। आपकी कुंडली में शनि और बुध यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये भाव अच्छा बन रहा है, कर्म के सुख का भाव होता है ये। और दरअसल आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा जा करके मकर के होकर के बैठ करके पुनः उसी को देख रहे हैं। ये व्यक्ति को गौरव, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि देने वाले होंगे और कर्म को बेहतर रखने वाले होते हैं। स्मूथ कार्य व्यक्ति करता है, श्रेष्ठ पदों पे जो ले करके जाए, डॉक्टरी का क्षेत्र, सर्जन बनने का क्षेत्र, ये चीज़ें आपकी कुंडली में बन रही है। चंद्रमा भी कहीं ना कहीं वैद्य होता है, गुरु की दृष्टि उस पे है। गुरु से चंद्रमा का संबंध तृतीय एकादश में का होता है, ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन गुरु में चंद्रमा की जब दशा चलेगी या जब भी चंद्रमा में गुरु आएंगे या चंद्रमा और गुरु का अंतर प्रत्यंतर का संबंध बनेगा तो ठीक होगा। उसके बाद सूर्य की दशा आपके लिए थोड़ी सी कष्टदायी हो सकती है। आपकी कुंडली में मैंने लिख के लाई है यह बात। बुध की दशा, राहु की, केतु, गुरु और मंगल, इन सभी की दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी आई है। और बताता हूं वो यहां मैंने लिख के क्यों रखा है इसको। प्रत्येक चार्ट में और प्रत्येक चीज़ों को समझने के बाद, अष्टक वर्ग को देखने के बाद, आने वाले वर्ष के वर्ष कुंडलियों को देखने के बाद, इन ये 5 ग्रह जो क्रमशः बुध, राहु, केतु, गुरु और मंगल, इनकी दशाएं इस कुंडली में अच्छी जाने वाली हैं। मतलब स्मूथ निकलेंगी, कहने का मतलब यह है। मेहनत भी कराएगी और सफलता भी देगी। उन ग्रहों में हैं चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और शनि। ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में आएंगे तो आपको मेहनत भी कराएंगे और चीज़ें पब्लिकली आपको मिलेंगी भी देखने को। हो सकता है आप साइकिल पे चलेंगे तो गाड़ी पे लेके आ जाएं, आपको मोटरसाइकिल पे लेके आ जाएं, ये बात बनती है। यहाँ पे दशम भाव के अधिपति गुरु वो लग्न में बैठे, ये बात अच्छी है। दशम के अधिपति गुरु लग्न में बैठे अपनी राशि के हो रहे हैं, ये श्रेष्ठ है। शुक्र जैसा ग्रह यहाँ अकेले बैठा है, ये पद को धारण करने वाला कारण बनता है। लेकिन गौर करिएगा, कंफ्यूजन न रखिएगा, क्योंकि अष्टमेश है वो और वहाँ पे केतु उसको भ्रमित करेगा और शुक्र अष्टम भाव के अधिपति होकर के कैरियर में आ रहे हैं। हालांकि वो शुक्र, शनि और बुध की स्थितियां यहाँ पे कैरियर और सुख का अच्छा बन रहा है। तो अपनी स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना जरूरी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और उसमें कितना और कितनी मेरी परिस्थितियां सपोर्ट करने वाली बन रही हैं। बात समझ में आई? गुरु की दृष्टि यहाँ उच्च की, 7वीं यहाँ, ये भी ठीक है। और गुरु की बाद 9वीं दृष्टि लग्न दशमांश कुंडली में 9वें भाव पे, ये ठीक है। यहाँ भी दृष्टि अच्छी बनी, यहाँ पे थोड़ा कमजोर बन रहा है और यहाँ पे वो ठीक बन रहा है क्योंकि मित्र की राशि है और मंगल भी वहाँ पे आकर के आपकी कुंडली में भाग्य का अधिपति होकर के धन में बैठा है राहु के साथ। वाणी को कंट्रोल में रखिएगा। आप धनु से प्रभावित हैं तो मुंह फट होते हैं, मेरी ही तरह। और धनु लग्न के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। और एक बात बताऊं तो धनु लग्न के लोगों पे कभी संदेह न करना, बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। धनु, कर्क, कन्या, मीन, कुंभ, इन लोगों के दिमाग और दिल साफ होते हैं। मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर, ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिस पे भरोसा करने से पहले एक बार जरूर संदेह कर लेना, ये बात बनती है। ये आपकी कुंडली थी। धन की समस्या नहीं हो सकती है, लाभ की स्थिति हमेशा रह सकती है। दशाएं मैंने बताई कौन से ग्रह की कब अच्छी जा रही हैं, ये चीज़ें बनती हैं। आप मांगलिक हैं, शनि की 7.5 आपकी कुंडली में आएगी 2038 से लेकर के 46 तक। इस दौरान हनुमान जी की पूजा कर लीजिएगा। इस कुंडली के बाद मैं उपाय नहीं बताऊंगा, आप मुझे अलग से संपर्क करिएगा। उपाय बताने का दोष लगता है सार्वजनिक तौर पे, नहीं बताना चाहिए। उपाय बताने का दोष लगता है सार्वजनिक जगह पे, सार्वजनिक रूप से उपाय नहीं बताना चाहिए। और वाणी का दोष लगता है, वाणी छत विछत हो जाती है। इसीलिए मैं प्रायः कार्यक्रम में उपाय बताने से बचता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।